हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके लुसेंट जीके सामान्य ज्ञान पर आधारित हैं। और संपूर्ण जीके लुसेंट सामान्य ज्ञान को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो नाम याद रखिएगा, औरंगजेब। आंसर है आपका औरंगजेब। तो लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो मौर्य वंश के काल में सांची का स्तूप बनवाया गया था। इसको आप याद रखिएगा, मौर्य वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राजवंश ने हत्या पर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो वो वंश था शुंग वंश। तो शुंग वंश ऐसा वंश है जिस राजवंश ने हत्या कर अपने हाथ में सत्ता ली थी, मतलब हत्या करके ही वो राजगद्दी पर बैठा, और जब उसका अंत हुआ तो उसकी भी हत्या कर दी गई। तो ऐसा कौन सा राजवंश था? वो याद रखिए, शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। तो आप याद रखिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। याद रखिएगा, खारवेल की उपलब्धियों का विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। तो इस नगर को याद रखिए, अलीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के अंदर किस शैली में निर्मित मंदिर हैं? तो देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के अंदर जो है किस शैली में मंदिर निर्मित किए गए थे, ये आपको बताना है। जो भी वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं वो किस शैली में हैं, तो उस शैली का नाम याद रखिए, नागर शैली। तो भुवनेश्वर और पुरी में जो भी मंदिर बने हुए हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? मतलब जब सातकर्णी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उसके दो पुत्र थे, अल्पवयस्क जो थे, मतलब छोटे थे, जिसको नाम दिया गया था वेदश्री और शक्तिश्री। तो उनका पालन पोषण जो है वो किसने किया था? नाम याद रखिए, नागनिका। नागनिका ने उनका पालन पोषण यानी कि संरक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो हाल ने सप्तशती नामक जो ग्रंथ था उसकी रचना की थी प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा जो है वो बोलते हैं अधमागधी भाषा। अधमागधी भाषा या फिर प्राकृत भाषा, दोनों को आप याद रखिएगा। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो कौन सा ऐसा शासक था जो कि हर एक 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो उसका नाम था हर्षवर्धन। नाम याद रखिएगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिणी में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो संख्या याद रखिए, 5। संख्या कितनी है? तो 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? यानी कि जब विवाह होते थे तो उनसे कर वसूला जाता था, तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर ऐसा राज्य है जिसमें मध्यकाल में विवाह पर कर लिया जाता था, और विधवा पुनर्विवाह अगर कर ले तो उस पर कोई भी कर नहीं था। याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो जो
चरक थे, जो कि बहुत बड़े एक चिकित्सक थे, वैद्य थे, तो वो भारत के कौन से शासक के दरबार में थे? तो देखिए कनिष्क के दरबार में जो भारतीय चिकित्सक चरक जो है वो थे। ठीक है, तो कौन से शासक? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत ने चित्र कहाँ मिले? दशवंत के चित्र कहाँ पर मिले थे? तो याद रखिए रज्मनामा। क्या नाम है? रज्मनामा। तो प्रसिद्ध चित्रकार जो दशवंत थे उनके चित्र कहाँ पर मिले? रज्मनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इस संदेश को याद रखिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है। तो क्षणिभंगुरवाद का ये एक नियम है, ये एक विचार है जो कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाव, जिसको सारनाथ भी बोलते हैं, उसमें बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ बोलें या फिर मृगदाव, दोनों ही सेम बात है। तो ये वहाँ पर जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो धम्मचक्र प्रवर्तक, धम्मचक्र प्रवर्तक नाम से इस उपदेश को जाना जाता है, जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ यानी कि मृगदाव में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करें तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो कि आपको याद रखना है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। और मीर बाकी कौन था? ये बाबर का सेनापति था। ये बाबर का सेनापति था और इसने बाबर के कहने पर मीर बाकी जो था उसने मस्जिद का निर्माण कराया और उसी के नाम पर इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। यानी मीर बाकी कौन था? ये मीर बाकी जो था बाबर का सेनापति था और बाबर के नाम पर ही बाबरी मस्जिद का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल जो है वो किस क्षेत्र में उसने ख्याति अर्जित की थी योगदान के लिए? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। याद रखिएगा, भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में टोडरमल ने योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत जो मीर बख्शी था वो किस विभाग की देखभाल करता था? तो याद रखिए सैनिक विभाग की देखभाल करता था, सैनिक विभाग की देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो बौद्ध धर्म की दो संगीति जो हीनयान और महायान, ठीक है, वह संगीति की जिस संगीति में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया, हीनयान और महायान, तो वो संगीति थी चौथी संगीति। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। और हीनयान में आप याद रखिए कि महात्मा बुद्ध की जीवनी हीनयान में मिलती है, हीनयान में महात्मा बुद्ध की जीवनी का उल्लेख है। तो चौथी संगति ऐसी संगीति थी बौद्ध धर्म की जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो पाल वंश का वह शासक जिसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई वो था धर्मपाल। नाम याद रखिएगा, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? यानी कि जो सामवेद है वो संगीत का जन्मदाता माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जन्मदाता कौन है? सामवेद को माना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ सामवेद के जो भी उसमें दिए गए हैं
रचनाएं हैं उसको गाने वाले को उदात्त कहते हैं। उदात्त जो है वो कहा जाता है सामवेद में लिखी रचनाओं को ऋचाओं को गाने वाले को, ठीक है, यानी पढ़ने वाले को। तो जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? जैन साहित्य को आगम नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम था? आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन था? तो अधिकांश जो भी विद्वान मानते हैं तो वे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ को मानते हैं, यानी द्रविड़ जो शैली होती है उसको माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? जो संगम काल है उसमें राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। नाम याद रखिए, पेरुनल। किसी भी राजा का जन्मदिन होता था तो संगम काल में उसे पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? याज्ञवल्क्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो याद रखिए विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबादीन को। जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की हत्या तुज़्क ए बाबरी किस भाषा में है? बाबर की आत्महत्या तुज़्क ए बाबरी किस भाषा में है? तो देखिए बाबर की आत्महत्या पर एक पुस्तक लिखी हुई है तुज़्क ए बाबरी। तो ये किस भाषा में है? ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। कौन सी? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अलाउद्दीन खिजली ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने किस देश से अपार संपदा प्राप्त की और सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार कर लिया? तो ऐसे कौन सा प्रदेश था? वो था देवगिरी। तो देवगिरी से उसने अपार संपदा प्राप्त की और सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर के सुल्तानों ने शर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? जौनपुर के सुल्तानों ने शर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर और मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। तो जौनपुर के कौन कौन सुल्तान थे? सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? जो भी जौनपुर के सुल्तान थे तो उन्होंने इस राजवंश के संस्थापक जो मलिक सरवर थे उनको मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक की उपाधि से अलंकृत किया था। तो जौन धर्म के सुल्तानों ने सर की उपाधि प्राप्त की। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य जो था उन्हें प्रांतों में बांटने का काम सबसे पहले अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? ब्रह्म लिपि में। नाम याद रखिएगा, ब्रह्म लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? तो याद रखिए अंगुतर निकाय, ठीक है, यहाँ पर अंगुतर निकाय भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो नाम याद रखना है आपको, अंगुतर निकाय, ठीक है। अंगुतर निकाय या फिर अंगुतर निकाय दोनों ही आपको बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे। लुसेंट के अनुसार अंगुतर निकाय है तो आप नाम याद रखिएगा। तो किस बौद्ध ग्रंथ में ये पता चलता है कि 16 महाजनपद जो हैं वो विद्यमान थे? तो अंगुतर निकाय याद रखिएगा। और अंगुतर निकाय किसका निकाय है? ये बौद्ध ग्रंथ का निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुलना से, क्षत्रिय की अग्नि परीक्षा से, वैश्य की जल परीक्षा से या फिर शूद्र की विष परीक्षा से जानी जाती है? यानी कि ये ऐसा किसने लिखा था कि ब्राह्मण की जो परीक्षा है उसकी तुलना क्षत्रिय की अग्नि, वैश्य की जल और शूद्र की विष परीक्षा से जानी चाहिए? तो नाम याद रखिएगा,
वराहमिहिर ने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किसने किया? ठीक है, तो भारत में खरोष्ठी लिपि की स्थापना ईरानियों ने की थी, याद रखिए, ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया? तो सुत्त निपात में गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया। किसमें? सुत्त निपात एक जगह है, उसमें ऐसा कहा गया था। ठीक है, सॉरी, सुत्त निपात एक पुस्तक का नाम है। तो सुत्त निपात एक पुस्तक का नाम है, तो उसमें अन्नदा वंदा सुखदा गोधन को कहा गया। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो चिरांद में जो लाल काले मृदभांड मिले थे तो उनका संबंध है लोहा। ठीक है, तो लोहा धातु से उनका संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? संपन्न व धनी यानी कि जो मतलब अपने कार्य करने में संपन्न होते थे और जिनके पास धन भी होता था, ऐसे किसान संगम साहित्य में वैलाम कहा जाते थे। क्या कहा जाते थे? वैलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? देखिए, अगन्या शब्द जो है ऋग्वेद में पुत्री के लिए कहा जाता था और पुत्री को अगन्या कहा जाता था, और यहाँ पर गाय को भी अगन्या बोलते थे। तो गाय के लिए अगन्या शब्द ऋग्वेद में यूज़ हुआ और इसका मतलब था न मारे जाने वाला पशु। क्या मतलब था? न मारे जाने वाला पशु। तो ऋग्वैदिक काल में अगन्या शब्द पुत्री के लिए यूज होता था और ऋग्वेद में अगन्या शब्द का मतलब न मारे जाने वाला पशु यानी कि गाय के लिए यूज हुआ था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक में कराया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण किस शासक ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम, नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? जो मौर्य काल में मार्ग का कर वसूलते थे उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था शुल्काध्यक्ष। क्या नाम है? शुल्काध्यक्ष। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? तो सभी को याद होना चाहिए, मोहनजोदड़ो जो नगर है उसकी खुदाई सिंधु घाटी नदी के तट पर हुई, सिंधु घाटी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता अकबर अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाया, जिसे बाद में जहांगीर ने पूरा किया, मेवाड़ की अधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? नाम है शिवाजी, याद रखिएगा, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो ऐसी कौन सी स्मृति है जिससे ये पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो वो स्मृति है नारद स्मृति। कौन सी? नारद स्मृति। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति माना जाता है, जिसमें 4 वर्णों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु, नाम याद रखिएगा, भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का प्रशासक था, नाम याद रखिए, बदायूं का प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस शासक ने ऐसे सिक्के चलाए जिस पर बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी? तो कनिष्क शासकों ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था?
तो याद रखिएगा जो 16 महाजनपद हैं उसमें ऐसा कौन सा महाजनपद है जिसकी राजधानी का नाम गिरिव्रज था? तो नाम याद रखिए मगध। मगध ऐसा महाजनपद था जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और याद रखिएगा कि मगध एक ऐसा महाजनपद था इन 16 महाजनपदों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसकी राजधानी गिरिव्रज है और वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था? तो नाम याद रखिए मगध महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? तो गुप्तचर जो होते हैं जो जनता की जानकारी को इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था चाणक्य द्वारा उसमें क्या कहा गया? तो उनको गूढ़ पुरुष कहा गया। देखिए कौटिल्य कहिए या फिर चाणक्य कहिए, इन दोनों नाम को आप याद रखिएगा, इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र है और उसमें गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली का सबसे ज़्यादा विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब हेमू था। नाम याद रखिए हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉर्किस की किस प्रयोजन के भारत भेजा? तो ब्रिटिश सम्राट जो जेम्स थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉर्किस को भारत भेजा था, पर किस प्रयोजन के तहत भेजा था? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संस्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए जेम्स ने विलियम हॉर्किस को भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली टॉप 50 क्वेश्चंस देखने के लिए। कंप्लीट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में।